ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में अगर ध्यान से देखोगे तुम, इसको मैं किताब की हेल्प से भी समझा सकता हूँ, वैसे देख लो। ओके, ये प्रिज्म है, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है, अपने सिलेबस में यही है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। देखो क्यों ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, और तीन ठो रेक्टेंगल दिखाई देगा। रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना, चौकोर, इधर इधर और इधर। ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर फेस है, ट्रायंगुलर फेस जो है वो पैरेलल है, वो पैरेलल है, बट ये तीनों एक दूसरे के एंगल पर है। देखो तीनों सरफेस, मैं तुमको किताब से दिखाता हूँ। अब देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, अब हो गया। ट्रायंगल दिख रहा है अंदर से, दो ट्रायंगल उधर से और इधर से। ये जो फेस है, ये जो शेप दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा प्रिज्म है, ठीक है। आगे ट्रायंगुलर फेस है जो तुमको आर पर दिखाई दे रहा है ऐसा करके, इधर भी ट्रायंगुलर फेस में तीन ठो आयत है, तीन ठो आयत है ना फेस, ये तीनों को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो प्रिज्म में टोटल 5 फेस होता है। कितना फेस होता है, माने ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जो अपने सिलेबस में यही पढ़ना है। तो ये 5 फेस है, जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेस है, जिसमें तो आर पर देख पा रहे हो, और 3 रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है। तो एग्जाम में एक एमसीक्यू आ सकता है, एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है कि बताओ टोटल प्रिज्म के अंदर टोटल कितना फेस होता है। तो बोलो 2 ट्रायंगुलर फेस है, एक इधर एक पीछे, जस्ट पीछे, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 रेक्टेंगुलर फेस है। टोटल कितना फेस है, 5। तो प्रिज्म में टोटल 5 फेस होता है, जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर फेस है आयताकार, और 2 ट्रायंगुलर फेस है त्रिभुजाकार, ठीक है। ये याद रखना, तो वही डायग्राम बनाना। तो हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब मैंने इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, भर भर के आता है, ठीक है। चलो, तो पहले यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। क्या लिखा बताओ, प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, लिखा हुआ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस। ओके, 2 प्लेन सरफेस है, दो टाइप का है, एक रेक्टेंगुलर फेस है और एक ट्रायंगुलर फेस है। ओके, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, ये प्लेनर एंगल जो है ये कुछ एंगल पे है इंक्लाइंड। ओके, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो हम लोग को पढ़ना है, उसके पास टोटल कितना फेस होता है, 5 फेसेस, उसमें से 3 होता है रेक्टेंगुलर फेस और 2 होता है ट्रायंगुलर फेस। डायग्राम देख लो, डायग्राम तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे तो मेरा हाथ, मेरा डायग्राम देखो, मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एक ट्रायंगल नीचे बना लो ऐसे करके, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, दिख रही हो, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तुम अगर इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसा ऐसा ही है ये, खड़ा करके, ठीक है। और तुम सामने से देखोगे, सामने से देखो तो केवल ट्रायंगल दिखाई देगा। ओके, तो ये देखोगे, एक एक तुमको फेस दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक फेस दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर फेस ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर फेस है, एक हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, एक ये दिख रहा होगा, ठीक है, 3 हुआ। एक तुमको सामने में दिख रहा होगा, सामने में, सामने में देखो, सामने में देखो, ग्रीन कलर वाला है सामने वाला, ये है। 3 आयताकार सतह हो गया, और 2 त्रिभुजाकार सतह है। कौन त्रिभुजाकार सतह, 2 सर, एक यह और एक यह, हो गया ना, हो गया। तो टोटल कितना फेस हो गया, 5 फेस, 2 आयताकार और 3, सॉरी 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, ठीक है, उस तरह। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म को ऐसे बनाएंगे, ऐसे, सिर्फ ऐसे ट्रायंगल के जैसा, ट्रायंगल के जैसा। सर क्यों, आगे अगर तुम प्रिज्म को ऐसे देखोगे, ध्यान से दो, प्रिज्म को तो ऐसे देखो, सामने से देखो, तो तुमको पीछे वाला कोई फेस नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये होता है, केवल ट्रायंगुलर फेस को दिखाया जाता है, इसको बेस कहा जाता है, इसको बेस। ये जो ट्रायंगुलर फेस है वो इसको बेस कह सकते हो इस प्रिज्म का। तो केवल ट्रायंगल दिखाएंगे, यानी कि इसका पीछे वाला हिस्सा जो अंदर चला गया प्लेन के अंदर में, तो केवल हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को दिखाने का सिंपलेस्ट वे है ये, कि आगे वाला फेस दिखा दो, ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। तो अपने लोग यही काम करेंगे, समझ में आ गया अच्छे से। तो बताओ प्रिज्म है क्या, तो बोलो प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो ग्लास का बना होता है। रिफ्रैक्टिंग है तो ग्लास का ही जनरली बना होगा, ठीक है, और ग्लास का बना होता है, जनरली ग्लास का। और इसमें 2 तरह का, टोटल 5 फेस होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में, 3 रेक्टेंगुलर फेस और 2 ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ध्यान सुनो, प्रिज्म बनाए, प्रिज्म अब दो कैसे बनाएंगे डायग्राम, तुम खुद सामने देखना, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ओके, क्या बताओ क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और ये इसका बेस है, ये क्या बताओ क्या है, बेस है। ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, प्रिज्म का क्या है, ये बेस है,
ठीक है, इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं इसको बोलो? इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल को ए से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, ये प्रिज्म एंगल है। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम में तुमको बोलेगा ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से होकर के रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाइए। केवल डायग्राम बनाने का नंबर देगा तुमको एग्जाम में। तो ये 10th क्लास में भी आता था, 12th में भी आता है। और इस पर कुछ रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे पढ़ेंगे। वो रिजल्ट सब एग्जाम में आता है तुम्हारे, मानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग टर्म का भी आता है, शॉर्ट टर्म का भी आता है, और एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले क्या करते हैं, प्रिज्म की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो लाइट ऐसे डालेंगे। तो ये तो तुम्हारा ट्राइंगुलर फेस है, आगे बेस है, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, मैंने कुछ एंगल पे इंक्लाइन करवाएंगे ऐसे। तो ये तो थोड़ी सरफेस, प्लेन सरफेस, इसका नॉर्मल ऐसे है कि जब लाइट आएगी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का रिफ्रैक्शन अगर होगा तो तुमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे हुआ, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे हुआ। ओके, इस सरफेस का नॉर्मल नीचे होगा ऐसे करके, समझे? इसका नॉर्मल ऐसे होगा, तो नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। और लाइट को हम डालते हैं, क्योंकि एंगल तो हम लोग नॉर्मल के साथ में मेजर करेंगे। तो चलो लाइट ऐसे गया, मैं लाइट लेता हूँ, ध्यान सुनना। लाइट लिया लो, ये तक लेता हूँ, ज्यादा दूर तक नहीं लेता हूँ। लाइट गया, ये मैंने सिंगल कलर का लाइट लिया। सिंगल कलर के लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। वर्ड याद रखना, क्या बोला मैंने? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर लाइट में सिंगल वेवलेंथ है, जैसे भिपजोर बोलते हैं ना, भिपजोर, तो वायलेट, ओके, इंडिगो, ब्लू, ओके, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ते ना? तो ये सभी जो है अलग अलग वेवलेंथ है। तो व्हाइट लाइट जो होता है, जो व्हाइट लाइट है, सन से जो लाइट आती है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में सारे वेवलेंथ होते हैं। तो उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुवर्णी प्रकाश। बहुवर्णी मतलब सब सारे वेवलेंथ है उसके अंदर। अगर सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं, क्योंकि अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट डालोगे, जैसे व्हाइट लाइट डालोगे, तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा। जो तुम लोग पढ़ते हो डिस्पर्जन, प्रकाश का डिस्पर्जन, प्रकाश का वन विक्षेपण 7 रंगों में बढ़ जाता है। याद आया? जैसे इंद्रधनुष का बनना, रेनबो। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे लाइट आएंगी तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट आएंगी, सारा वेवलेंथ आएगा, और सारे वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो इसलिए वो डेविएशन भी उसका अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसकी बात आगे करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये कैसा लाइट है जल्दी बताओ, कुछ बताओ। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मोनो, मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ। क्रोमेटिक, क्रोमा वर्ड आता ही है कलर के लिए, है ना? तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ओके, ये लाइट क्या है? मोनोक्रोमेटिक है। कोई भी लाइट है, मैंने येलो कलर का दिखा दिया, तो मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, अब बताओ, लाइट तुमको यहाँ पर पड़ा, कहाँ पर है? यहाँ पर, तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए तुमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो नॉर्मल हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओगे। सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया, थोड़ा सा सरफेस के परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए। हाँ, हो गया। ठीक है, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ताकि तुमको ये ग्रीन कलर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर दो, ग्रीन दे दो, रेड देता हूँ। ठीक है, हाँ, याद आएगा। नॉर्मल बनाया मैंने। ये क्या बनाया? नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल। बोलो, अब बताओ, ये तो ग्लास है, इसका मैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ एन। क्या मान लेता हूँ बताओ? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ, क्या चीज बताओ? एन। एन है। बाहर में तो, सराउंडिंग में तो तुमको पता है कि एयर है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होती है? ऑलमोस्ट 1 होती है। ठीक है, ओके। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रेयर मीडियम हो गया। क्या हो गया था? रेयर मीडियम हो गया। और ये वाला अंदर वाला जो तुम्हारा ग्लास, ये डेंसर मीडियम हो गया। कौन मीडियम हो गया बताओ? डेंसर मीडियम हो गया। अब लाइट जब यहाँ पर पड़ेगी इस पॉइंट पर, जैसे मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। ठीक है, या पी क्यू नहीं दे दो, ए बी दे दो, ए और ये बी। ठीक है, दिखती रहना तुमको सामने में बना के दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी आगे बना हुआ, फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ। ए बी हो गया लाइट, ये लाइट इकाई ए बी। बी पॉइंट पर लाइट पड़ी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसमें नॉर्मल मैंने बना दिया ऐसा करके, बना दिया, नाम बाद में कर देंगे। अब तुम बताओ, लाइट को सीधे निकल जानी चाहिए थी। अगर अंदर में कोई मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी अलग ना होता, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग नहीं होता, तो ये आगे निकल जाता नहीं, बिना डेविएशन के निकल जाता। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता? बिना डेविएशन के निकल जाता। बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो हुआ। ध्यान से सुना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो लाइन ठीक है? ठीक है, अब ठीक है, इसके एकदम सीधे, सीधे सीधे, थोड़ा सा हमको अब ऊपर के नीचे है, ऐसे है। अब देखो तो, ठीक है, ठीक है, कि ऊपर चला गया? चलो ठीक है, थोड़ा सा, अब ठीक है। ठीक है, कि अभी भी थोड़ा नीचे है?
अब नीचे चला गया, ऊपर चला गया, अब सही लग रहा है, ठीक है चलो क्लियर हो गया। तो लाइट उधर नहीं जाएगा क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो तो मैंने एक इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर से लाइट, चूंकि लाइट यहाँ पर एयर से रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और इस पॉइंट बी पर लाइट कहाँ हो रही है, रेड से डेंसर जा रही है, देख रहे हो पॉइंट बी पर रेड से डेंसर में, तो रेड से डेंसर में जाने पर लाइट नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा क्योंकि लाइट नॉर्मल की ओर झुकेगा क्योंकि लाइट जा रही है रेड से डेंसर में। तो एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है। तो ये लाइट यहाँ पर झुकेगा, तो मैं बना दे रहा हूँ, नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, तो लो ले लो, मैंने बना दे लो, बना दिया। तो टेढ़ा भी बना हुआ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। 7 रंगों की बात नहीं करोगे यहाँ पे क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है ना, तो मैंने पहले बोल दिया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है। मैंने ले लिया, हो गया। लाइट नॉर्मल की ओर झुक गया, अरे कुछ एंगल झुका कि नहीं झुका, झुका, ठीक है, ठीक है, अरे समझ रहे हो। लाइट यहाँ पर झुक गया, लो कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। झुक गया, एक कलर तो समझ में नहीं आता, दूसरा कलर देखते हैं, ये ले लेते हैं तो, ठीक है, समझ गए। झुक गया लाइट, क्लियर हो गया। अब तुम बताओ कि लाइट यहाँ पर नॉर्मल की ओर झुका, रिफ्रैक्शन एक बार बी पे हो गया, फिर यहाँ पर तो लाइट आएगा ना, जब लाइट यहाँ पर आया, तुम बताओ यहाँ पर लाइट आया तो यहाँ पर भी तो रिफ्लेक्शन होगा, हाँ, अरे बोलो ना। तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए, बट रिफ्रैक्शन तो होगा यहाँ पे, बोलो रिफ्रैक्शन तो होगा, जल्दी बोलो, रिफ्रैक्शन तो होगा, बट इस बार लाइट डेंसर से रेड में जा रही है, तो पहले नॉर्मल बनाओ, सबसे पहले नॉर्मल बनाओ, सबसे पहला काम करो नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओगे ना, तो बना दे नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, हो गया, मैंने बना दे नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, दूर भागेगा, तो नॉर्मल तो इधर है, तो लाइट इधर तो जाएगा नहीं, दूर भागेगा, तो दूर देखो कैसे भागेगा, देखते रहना कैसे भागेगा, लो लाइट ऐसे भागी, लाइट ऐसे गई, यही तुम्हारा सर हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू। क्या बार प्रिज्म रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो याद करो कि जब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग एक और एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो पहले ए बी हो गया, मैं पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, ए बी, ए का इस्तेमाल कर चुका है, तो ऐसा करो ना, एक बार ए बी सी का इस्तेमाल कर चुका है, पी क्यू आर एस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ठीक है, ए का इस्तेमाल कर चुके हैं ना, एक काम करते हैं, नाम देने में अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, पी क्यू, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या चीज बताओ, आर, और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं आर एस, क्लियर हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जल्दी बोलो, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो जल्दी बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, रहने दो, देख चलेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हाँ, और ये एंगल नॉर्मल के साथ लोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 बोल दोगे, ठीक है, इसको R2 बोल दोगे नॉर्मल के साथ, ठीक है, R2 हो गया, रिकॉर्ड कर रहे हो, R2। और इस एंगल को पूरा, जो एंगल नॉर्मल के साथ लोगे, ये पूरा एंगल, इसको बोलोगे एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2 अंदर का एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ इस वाले के लिए, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाएगा इस रिफ्लेक्शन के लिए, बट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ बाद में, तो उसको एंगल ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा पीछे इसको बढ़ाओगे, देखो लाइट जा रहा था सीधे, देखो लाइट जा रहा था ऐसे, कुछ यहाँ पे घुमा लाइट, कुछ यहाँ घुमा, तो ये एक डेविएशन इसका यहाँ पर हुआ, और कुछ डेविएशन यहाँ पर भी हुआ, इतना डेविएशन तो यहाँ पर भी तो हुआ, कितना से मुड़ गया, इतना डेविएशन तो यहाँ पर भी तो हुआ, तो टोटल डेविएशन मिला करके जो टोटल डेविएशन हुआ, तो कैसे भरा होगा, तो चलो इनिशियल इंसिडेंट लाइट रे का पोजीशन क्या था, बताओ, ध्यान दो, इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, इस लाइट रे को, है ना, ये ना, पीछे देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो गजब समझ में आएगा, ये ना सीधे सीधे है, सीध में करेक्ट है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल देख रहे हो, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसको डेल्टा से लिखूंगा, डेल्टा भी लिख सकता हूं, और मैं इसको बोलो, ठीक है चला जाओ, क्लियर हो गया, अब समझ में आया डायग्राम,
सारा डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया अच्छा से। तो दो यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। क्यू आर क्या है, क्यू आर देख लो, रिफ्रैक्टेड रे। आर एस को बोलेंगे इमर्जेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और निर्गत किरण, ठीक है। उसके बाद आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ई को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, और डेल्टा को बोलेंगे, जल्दी बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ए को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन बता ही दिया, क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम में केवल और केवल तुमको खाली बोल दे कि राइट डाउन द डायग्राम, रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये रे डायग्राम है, थोड़ा ध्यान देना। ये ट्रायंगल को अलग कर लो, यहाँ लो, यहाँ लो। कौन ट्रायंगल यहाँ लिखेगा, हटाओ यहाँ पे लेते हैं। चलो बताओ तो, ये ए, ये क्यू, ये क्यू और ये आर, हो गया। ध्यान दो रे लड़की, ध्यान दो। ये क्यू एंगल कौन है ट्रायंगल में, ये एंगल है, जल्दी बोलो। ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल पता, टोटल एंगल 90 है। देखो ध्यान दो तो, ये इस पे 90 है ना, अरे बोलो ना, ये 90, ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा, जल्दी बोलो। बोलो ये कितना क्या है बताओ, 90। और तुमको ये पता है R1, क्या पता है, तो ये बचेगा 90 माइनस R1, कि टोटल एंगल 90 है। ये क्या बताओ, क्या है, 90 है, समझे। डेल्टा को भूल जाओ, ये 90 है, और ये तुमको थोड़ा सा R1 दिया हुआ है, तो 90 में से R1 घटा तो ना, ये बचेगा 90 R1, 90 माइनस R1, टोटल एंगल 90, क्योंकि नॉर्मल है ये, और ये एंगल है R1, तो बचेगा एंगल कितना, 90 माइनस, तो ये क्यू एंगल जो दिख रहा है तुमको, दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा है 90 माइनस R1। ये एंगल कितना, जल्दी तो 90 माइनस R1, छोटा वन लिख देता हूँ, 90 माइनस R1, 90 डिग्री माइनस R1, हो गया 90 माइनस R1। ये तो एंगल ए है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ इस एंगल का, वैसा ही ये बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। ये एंगल तुमको क्या दिख रहा है, ये एंगल 90 है, बोलो 90 है, और ये R2 है, तो बचेगा ये 90 माइनस R2, एकदम सेम कहानी, सेम कहानी। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 90 माइनस R2। थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेना तुम लोग, ठीक है। 90 डिग्री माइनस R2, थोड़ा डायग्राम बड़ा ही बना देता है। चलो ये A था, ये A है, ये Q है, और ये R है। ये एंगल बताओ, 90 डिग्री माइनस R1, 90 डिग्री माइनस R2, एकदम दिमाग में बैठा देंगे एकदम अच्छा से, चिंता नहीं करो, हो गया। अब आराम से क्या करो, इस ट्रायंगल का सम लिखो, लिखो इन ट्रायंगल ए क्यू आर, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख दो, चलो ए प्लस एंगल क्यू, ए लिख दो, एंगल क्यू लिख दो, एंगल आर लिख दो, बराबर 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू ए लिख दोगे, ठीक है। एंगल क्यू का वैल्यू बताओ, 90 माइनस R1, और एंगल आर का वैल्यू बोलो, 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री, हो गया। अब तुम बताओ 90 90 कितना हो गया, जल्दी बताओ। ए माइनस R1, ए माइनस R1 माइनस R2, 90 90 कितना हो गया, 180। रिजल्ट प्रूव हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा ए माइनस R1 उठा के ले जाओ, उधर ले जाओ, बराबर R1 प्लस R2, प्रूव हो गया। ये रिजल्ट प्रूव करना था हमको, है ना। देखिए, तो पहला रिजल्ट तुम्हारा हो गया प्रूफ, दूसरा भी कर देता, अब दूसरा तो और आसान हो जाएगा। पहले पहला रिजल्ट ही प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। ये पहला रिजल्ट प्रूव, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो पहला रिजल्ट प्रूव हो गया, इसको हाईलाइट कर दो, फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव्ड, फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव्ड। अब दूसरे सेकंड रिजल्ट देखो, एग्जाम में जानती हो सीधे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, सीधा ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक है, सीधे ऑब्जेक्टिव दे देगा, डायग्राम दे देगा, तुम पूछ देगा, तुमको रिजल्ट याद होना चाहिए। सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट के लिए बताओ, डेल्टा 1 लिख दो पहले, डेल्टा 1 क्या चीज, डेल्टा 1, डायग्राम देख लो। डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या था बताओ, I माइनस R1 था, क्लॉकवाइज क्या चीज बताओ, क्लॉकवाइज, एंड डेल्टा 2 बताओ, डेल्टा 2 क्या था, E माइनस R2, नहीं सॉरी R2 माइनस E बड़ा था क्या, R2 बड़ा था, E नहीं E बड़ा था, E माइनस R2, ठीक है। एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, डायग्राम वही रहेगा, डायग्राम चेंज नहीं होगा तुम्हारे सामने। देखो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, I में से R1 घटा दिया, और डेल्टा 2 इज इक्वल टू E में से R2 घटा दिया, ठीक है। चलो
अब बताओ ये भी क्लॉकवाइज, हाँ, तो नेट डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, चलो रखो वैल्यू वैल्यू देखो। अब बताओ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 का वैल्यू बोलो आई माइनस आर वन, और ये बोलो ई माइनस आर टू। अब बताओ डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से बताओ जल्दी बताओ, आई प्लस ई, ठीक है, ई हो गया, और ये माइनस आर वन प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ तो। ओके अब ये देखो ए बराबर रिजल्ट प्रूव कर चुका है आर वन प्लस आर टू, इसलिए हमने पहले इसको प्रूव किया जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी ना। आ जाओ, तो हो गया यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, खत्म। ये आर वन प्लस आर टू की जगह ए रख दिया, दोनों रिजल्ट प्रूव हो गया, समझ आ गया। अभी ये बात मैं साबित करने वाला हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है। कैसे देखो, माने उस पर डिपेंड करता है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला का पर क्या है, अभी पर क्या है, ए प्लस ई माइनस आर, पर क्या है ना। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले, ध्यान रहा, हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट है, एंगल ए जो देख रहे हो ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ये कांस्टेंट होता है एक प्रिज्म के लिए। क्या बोला बोलो, एक प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो एंगल ए जो है ये कांस्टेंट है फॉर अ प्रिज्म, कांस्टेंट फॉर अ प्रिज्म, माने एक प्रिज्म बन गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर अ प्रिज्म, ठीक है। एक प्रिज्म के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ई और आई का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, ई और आई का। अच्छा ए का भी निकाल सकते हैं, बाद में देख लेंगे, चलो देखते हैं। ओके आर वन आर टू के टर्म हेल्प से निकाल लेंगे ए आर टू, ठीक है आई में, ठीक है गाइज, हाँ ठीक है। चलिए निकालने की बात करते हैं, आर वन आर टू सब निकालते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग डायग्राम बाई रहेगा स्नेल्स लॉ। दो बार क्या बार रिफ्लेक्शन हुआ था, खाता डायग्राम में क्या बार रिफ्लेक्शन, दो बार हुआ, एक बार क्यू पर एक बार आर पर। ध्यान सुनो अच्छे से, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, है ना। तो लाइट कहां से कहां जा रही है, हवा से जा रही है, 1 इंटू साइन आई बोलो, और n इंटू साइन आर 1, सही गलत है, सही है, अरे बोलो ना। यहां पर से आई फिक्स, हमको R1 को अकेला करो पहले, चलो आई को रखना है क्योंकि हम बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन आई इज इक्वल टू का हो जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू खुद से बताओ, साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा तुमको, या साइन R1 इज इक्वल टू, साइन R1 इज इक्वल टू बताओ साइन आई बाई एन, डिवाइड कर दिया, नहीं बोलो ना। अब बताओ R1 इज इक्वल टू का हो जाएगा, R1 यहाँ से अकेला करो, R1 को अकेला करो, तो लिखो सर साइन उधर जाएगा, साइन इन्वर्स कर दें, साइन आई बाई एन। ये सब चिंता मत करना, ये सब तुमको पूछा नहीं जाएगा, जो कर रहा हूँ जो काम का बात है वो बताएंगे आगे, ये सब पूछा नहीं जाएगा जो कर रहे हैं, ये टॉपिक नहीं आएगा, बट थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, चीजें समझानी है हमारे लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे ये टॉपिक आएगा नहीं एग्जाम में, बता रहा हूँ, बस इससे रिलेटेड जो बातें वो आएंगी। तो R1 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आई बाई एन हो गया, R1 निकाल लिया हमने, अब R2 निकाल लो, चलो R2 की जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि अभी हम लोग पर क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, पर क्या है कि ना है, पर क्या है कि ना है, यहाँ से R2 निकाल लो, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस R1, क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस R1, बताओ। अब यहां से तुम क्या करो, R2 कैसे रख दो और ए को ऐसे रख दो, ए तो कांस्टेंट है बोल दिया, R1 का वैल्यू तुम निकाल चुकी हो, बताओ क्या, साइन इनवर्स साइन आई बाई एन हो गया, R2 निकल गया। अब जो है मुझे अब बताओ, ए पता है आई, यहाँ पर से ए और ई निकाला है ना, ये रिश्ता निकालेंगे आगे, पहले एक बार और स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे आर पे, कब लगाओ, आर पे। अब लिखो अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो स्नेल्स लॉ लगाओ, कहाँ पे, पॉइंट आर पे, एट पॉइंट आर, ठीक है। बताओ क्या लिखोगे, कहां से लाइट जा रही है, यहाँ पर लाइट देखोगे तो लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, ग्लास से मतलब प्रिज्म से एयर में, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n, और यहाँ साइन R2 ले लोगे एंगल है ना, n इंटू साइन R2, सही है, कोई दिक्कत, और जा रही है हवा में तो हवा का 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो E है, क्या है, E है। अब यहाँ से हमको R2 तो हमको पता ही है, E निकालना है, साइन E, तो निकाल लो, चलो रुको, ऐसे निकाल लो,
क्या ई का वैल्यू तो हमको जरूरत पड़ेगा, ई का वैल्यू है ना, अरे क्लियर है। तो यहाँ से ई को अकेला करो, साइन ई इज इक्वल टू, बताओ एन साइन R2 ना, और R2 का वैल्यू दो, साइन ई, ध्यान से देखना, यहाँ से मैं ई को अकेला कर रहा हूँ, ये साइन हो जाएगा ना, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एन साइन हो गया, और R2 का वैल्यू यहाँ से उठा कर दो, पूरा पूरा अच्छा से ओके। देख के डरना नहीं है, देख के हम बोल रहे हैं, ये काम का नहीं है हमारे, जो चीज इंपॉर्टेंट आएगा वो अभी समझाने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन आई बाई एन, ओके ठीक है, क्या किस में आया, ये साइन ई को अकेला करना है मुझे, साइन ई को अकेला कर देते हैं, एन साइन R2 का वैल्यू यहाँ से उठा करके पूरा का पूरा वैल्यू उठा करके इतना से यहाँ तक ये पूरा वैल्यू उठा करके रख दिए पूरा ब्रैकेट में, इतना हो गया। तो इससे फायदा पता क्या चला कि हम ई भी निकाल चुके हैं, ओके, ये निकालना मकसद था, ई निकाल दिया मैंने आई के टर्म में सब आई। अब बता फॉर्मूला का पर क्या हो, डेल्टा डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला का पर बताओ, वहां लिखा हुआ है ए प्लस आई माइनस, सॉरी ये ए प्लस ई माइनस आई, ये ना रिजल्ट पढ़ के आए, हाँ ये ना पढ़ के आए, ये रिजल्ट ड्राइव भी कर दिए तुमको, ओके उल्टा लिखा गया क्या, आई प्लस ई माइनस ए, ओके आई प्लस ई माइनस ए, ये कहाँ से आ गया यार, कहाँ गया, गलत लिखा गया हुआ ना, आई प्लस ई माइनस आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अब ओके लो हो गया, अब बताओ आई प्लस ई माइनस ए, आई का वैल्यू आई रहने दो, है ना, ई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, इतना बड़ा निकाल चुके हो, तो रखो आराम से रखो, आराम से, साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट एन साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाई एन, ओके देखिए डरना नहीं है, बोल बार बार बोल रहे हैं, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके ये मिडिल ब्रैकेट ओके, अब माइनस ए वाला है ना, आई पूरा वैल्यू हो गया ई का माइनस है। अब इससे क्या फायदा पता चल रहा है बताओ, अब तुमको ध्यान से देखना, अब इतना देख के डरना नहीं है, ये पता चल रहा है कि डेल्टा जो है इसमें केवल किस पर क्या चीज बताओ, आई आया है, एन आया है, ए आया है, ए तो कांस्टेंट रहेगा, ग्लास का एन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बचेगा केवल आई, यानी कि तुम्हारा पे एन और ए दोनों एक ग्लास के लिए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म कांस्टेंट लिख दो बस, हो गया कांस्टेंट, हो गया कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो यानी कि केवल डेल्टा जो है आई पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इससे पता चल गया आपको ओ डेल्टा जो है वो एंगल आई का फंक्शन है, ये चीज समझ में आना चाहिए, ये चीज जो मैंने बताया, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल आई का क्या है, फंक्शन है, यही चीज अभी इतना ही जो बताया मैंने तुमको, ये बात इतना ही समझाना चाह रहा हूं मैं तुमको कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो मैं अब इसको हटा रहा हूं, पहले रुको, ओके ठीक है, यहाँ पर भाई लिखा हुआ ये बात जो मैंने तुमको समझाया अभी, है ना, मैं लिखा हुआ है इसे, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, ए भी तो आई किया है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज पे डिपेंड करेगा, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ से तुमको चीज सिखा देता हूँ, ओके, मैं अपना स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, चलो ध्यान दो, तो यहां पर से क्या पता चला सर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, डेविएशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पहला नंबर, पहला मैंने किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड किया, एंगल ऑफ मेन तो इस पे करवे करेगा क्योंकि एक प्रिज्म के लिए तो ये आई डिपेंड करेगा, आई कितना है, कितने एंगल पे आ रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा में मैंने बोला
क्या एंगल ऑफ प्रिज्म भी तो फॉर्मूला में आ गया था ना। तो भले ही एक प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है एक, लेकिन अलग अलग प्रिज्म के लिए अलग अलग आएगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा ना। चलो, फॉर डिफरेंट प्रिज्म की बात हो रही है, क्लियर हो गया। अब ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा, एंगल ऑफ, ठीक है बताओ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है ना, ठीक है। चौथा, जो लाइट इस्तेमाल की उस लाइट के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। ओके, द वेवलेंथ ऑफ, द वेवलेंथ, क्योंकि अलग अलग कलर के लाइट के लिए वेवलेंथ अलग होगा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट यूज्ड, ऑफ द लाइट यूज्ड। ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म में एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि ऑन विच फैक्टर द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ओके, द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रिज्म, ये प्रिज्म की बात होगी। द एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, हाँ ठीक है, मैं इसको आगे करता हूँ। द एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म है ना, बस इतना लिख देता हूँ, ये याद रहेगा। डिपेंड्स ऑन the following factors, which are angle of incidence, angle of prism, angle of refractive index of the prism, and the refractive index of the prism, and the wavelength of the light used. Okay, so these are the factor on which angle. Okay, ये डिलीट कर रहा हूं मैं। अब जो काम की बात है वो अब है, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अब मुझे थकावट हो रहा है, लेकिन यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान दो, मेन चीज जो है समझा दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है? क्लियर बेटी? आ जाओ। तुम देखोगे, एक चीज देखना, जो मैं तुमको यहाँ पे एक बात बता दिया कि सर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है, मतलब फंक्शन है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो क्या किया साइंटिस्ट ने कि ये जो इतना बड़ा जो तुम देख रहे हो कि डेल्टा के साथ इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। ओके, बट एनसीईआरटी ने इसका ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि इसका ग्राफ तुम कैलकुलेटर के हिसाब से डिवाइस से निकाल सकते हो, बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन तुम चाहो खुद से बना ले, इतना इजी ग्राफ नहीं है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन को लिख करके इतना ही पता चला कि ये एक्सप्रेशन एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, बट हाँ, मैंने जो अप्रोच लगाया है, ये अप्रोच तो आगे भी काम आएगा कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है। और इस एक्सप्रेशन से पता चला कि वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ बनाया गया। क्या बनाया गया बताओ? ग्राफ बनाया गया। समझ रही हो? क्या बनाया गया बोलो? ग्राफ बनाया गया। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ बताता है। ध्यान सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, लोगों मैं लिख ही देता हूँ। जब यहाँ पर जगह मेरे पास है तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जगह मेरे पास तो बहुत है, तो ग्राफ के लिए चलन दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर ग्राफ बनाता है। आ जाओ, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ में तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देना। एक ये ग्राफ, चलो ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये बना दिया मैंने तुमको आई का चीज, और ये लेता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ग्राफ बनाया गया। ध्यान सुना, ग्राफ बहुत कमाल का ग्राफ है। तो ग्राफ कैसे बनाया गया, ध्यान देना। ओके, ये ग्राफ जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये पैराबोला ग्राफ नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कलर दूसरा ले ले, क्या व्हाइट लेते हैं, ठीक है, व्हाइट लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ ये कोई पैराबोला ग्राफ नहीं है। मैंने क्या बोला, समझाया? ये कोई पैराबोला नहीं है। थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है? ये कोई पैराबोला ग्राफ नहीं है, समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है, रंदो को दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ है, मतलब जो एक्सप्रेशन तुम देख पा रहे थे, ये एक्सप्रेशन इतना बड़ा, ये जो एक्सप्रेशन देखो बोला, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसे आया, बट एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये याद रखना। तुमको बनाने की जरूरत नहीं, बस तुमको ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। बट हमारे लिए ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तुम ग्राफ को ध्यान से देखोगे, तो ग्राफ को तुम देखोगे तो ये वो पॉइंट है जहां पर देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर डेविएशन मिनिमम है, ठीक है।
ये वो पॉइंट है जहां पर डेविएशन क्या है, मिनिमम है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डेविएशन घट रहा है, ओके, बट आई बढ़ रहा है, डेविएशन घट रहा है, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हो गया। अब फिर आई भी बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा। ओके, ये ग्राफ पैराबोला ग्राफ नहीं है, ये याद रखना। क्या है बताइए पहले, दिस इज नॉट पैराबोला। क्या बोला, फिर से बोलो, दिस इज नॉट पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है। ओके, पहली बात ये याद हो कि पैराबोला नहीं है, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, ये ग्राफ पैराबोला, बट इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ये वो पॉइंट है जहां पर मिनिमम डेविएशन है। कौन डेविएशन बताओ, देखते ना, कमाल का चीज है ये, बहुत कमाल का चीज है, क्योंकि हमने बोला ना कि ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कब मिनिमम डेविएशन आएगा, एग्जाम में तुमको पूछा जाएगा मिनिमम डेविएशन का कंडीशन बताओ, ठीक है। तो देखो मिनिमम डेविएशन था, ये डेविएशन क्या बताओ, ये डेविएशन सर, ये वाला डेविएशन जो है, दिस इज द मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन की बात बाद में कर लेंगे, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मिनिमम डेविएशन ये है, यहां पर इस पॉइंट पर मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। अब ये मिनिमम डेविएशन कोई ना कोई एंगल आई के लिए होगा, कोई ना कोई एंगल आई पर होगा। तो अब पहले उससे पहले एक चीज देखो, अगर तुम यहां से ऐसे काटोगे, ओके, ध्यान दो बेटी, देखो ऐसे काटोगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एंगल आई अलग है, और ये आई एंगल मान लो I1 है, ये I2 है, ठीक है, I2 बड़ा है I1 से। लेकिन तुम देखो, ध्यान दो, दो अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है। गौर करो ग्राफ को देख करके, मैंने फिर से बोला कि हमारे लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंफॉर्मेशन ये पता चला कि ग्राफ के पर देखने के बाद ग्राफ के दो पॉइंट पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है। दो अलग अलग आई की वैल्यू है, बट एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर समझो, मान लो कि ये आई 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन मान लो 45 डिग्री है, समझाने के लिए, और एगो 60 डिग्री है, 60 डिग्री भी 45 डिग्री है। मतलब कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। बस समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस ग्राफ के हर दो पॉइंट पर तुम चेक करोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से तुमको क्या मिलेगा कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन सेम है, बट डिफरेंट एंगल ऑफ, टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एट द टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है। गौर कर रहे हो। अब तुम बताओ, जैसे जैसे ग्राफ नजदीक आएगा, इसे ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला आई, ये वाला आई, ये और दो, पहले आई था ये वाला, देखो ये आई था, अरे बोलो ये आई था, या ये बहुत आई का गैप था, बहुत आई का गैप था, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये आई अलग है, फिर यहां पर लिए तो ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये आई की वैल्यू थोड़ी आई नजदीक आ गई, ओके, ये लिए तो ये और आई नजदीक आ गई, और ये लोगे तो ये आई, दोनों आई सेम हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये मिनिमम डेविएशन के टाइम पे दोनों आई सेम है, दोनों आई क्या है, सेम है। बस समझ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिनिमम डेविएशन के टाइम में दोनों I1 I2 बराबर हो जाता है। अब एक चीज समझो, मैं तुमको बताता हूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ओके। मैंने तुमको क्या बोला था उस टाइम में कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आई की वैल्यू सेम है। मैंने बोला ना, आई की वैल्यू, सॉरी, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये मान लो ऐसा ना, बोले ये आई है अगर, तो ये ई होगा, खत्म। मैंने आई ई है, मैंने एक आई होगा तो दूसरा ई होगा, जैसे बोला ना कि ये I1 है ना, ये I1 है, ये I2 है, ओके। क्या बताओ, मैंने क्या बोला, ये I2 है। तो अगर ये आई का वैल्यू आई है, I1 का वैल्यू आई है, तो I2 का वैल्यू ई होगा, गारंटी है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, तो उस केस में एक I1 आई होगा और दूसरा I2 जो होगा वो ई के बराबर होगा। मतलब मैं तुमसे बोलूँ एग्जांपल के तौर पे, सुनो सुनो, समझ में आ जाएगा तुमको, एग्जांपल दूंगा समझ आएगा। मैंने लाइट लिया गया ऐसे करके, ये ऐसे करके चला गया ना, अरे बोलो ना जल्दी, ठीक है। ये एंगल ऑफ आई ई होता है, याद है नहीं, भूलने लगे हो, ये चलो ठीक है। अरे तुम्हारा ये आई है, ये आई है, ठीक है। मान लो आई मैंने तुमको बोल दिया 45 डिग्री है, थोड़ी देर लिया, अब मैंने ये बोल दिया कि 60 डिग्री है, कितनी डिग्री है, और एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ आया, मान लो एंगल ऑफ डेविएशन मान लो कि मैं तुमको बोल 45 डिग्री है, या एंगल ऑफ डेविएशन मान लो कि 30 डिग्री है, या 15 डिग्री है, मैंने समझाने के लिए 15 डिग्री ले लिया। एंगल ऑफ डेविएशन कितना बताओ, 15 डिग्री है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में मैंने समझाने के लिए ले लिया 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर आई 45 डिग्री ले रहा हूँ, लाइट रे 45 डिग्री ले रहा हूँ, और ई पर 60 डिग्री, तो डेल्टा 15 डिग्री है। उल्टा कर दो, आई 60 डिग्री ले लो, इसको उल्टा कर दो, लाइट इधर से भेज दो, इधर से भेज दो, ओके, लाइट से, तब ऐसे निकल जाएगा। तो अगर 60 डिग्री पे आ रहा है तो 45 डिग्री निकलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू
और ई की वैल्यू को आपस में उल्टा कर दिया जाए तो डेल्टा का वैल्यू सेम ही रहेगा, डेल्टा वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक बार तुम लाइट को ऐसे भेजे, ऐसे भेजे, ऐसे भेजे, डेल्टा चुक जाए, लाइट को इसी पर भेजो उल्टा उल्टा, तो ऐसे निकल जाएगा, सीधी सी बात है। अरे समझे, इस बार आई 45 था और ई 60 डिग्री था, और जब उल्टा भेजो तो ई वाला आई 60 डिग्री हो जाएगा, ई 45 हो जाएगा। तो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बोलो, एक बार आई बना 45, एक बार आई बना 60 डिग्री, एक बार डेविएशन बना 60 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंट बना 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंट 45 डिग्री। तो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, उसमें से एक आई है एक ई है, एक आई है एक ई है। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई सेम हो जाएगा, आई और ई। कुछ समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझ रहे हो बात को तो समझो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में तुम बताओ, अब तुमसे पूछूंगा, चलो दो अलग 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 यहां से बेटा 18 में 18 बहुत ज्यादा हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। ये पता चला कि सर ये वालों को मैं तुमको बोला कि ये वाला आई है तो ये ई होगा, है ना, ये आई है तो ये भी ई हो जाएगा, है ना, बोलो ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आई आई के बराबर हो जाएगा। हर किस में आई ई से बदल, ये वाला किस आई वाला, ये दोनों में एक दूसरे अलग बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अलग अलग है। बट यहाँ पर जो जैसे पॉइंट आएगा मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन का पॉइंट कॉमन हो गया, कॉमन पॉइंट पर आई ई के क्या हो जाएगा बराबर। 100 बात की एक बात है कि जब आई ई के बराबर होता है तो मिनिमम डेविएशन होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। खत्म हो गया, यही बताना चाहता हूं मुझे। तो बताओ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ आया? इसलिए मैंने बोला कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस केस में जो ये जो वैल्यू तुम देख पा रहे हो, ये जो वैल्यू देख पा रहे हो, ये वाला वैल्यू देख पा रहे हो ना, दिस इज द कंडीशन वेयर आई इज इक्वल टू ई। आई यहां पर क्या है? ई है। तो बोलेगा कि व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, प्रिज्म से डेविएशन मिनिमम कब होता है? जब आई ई के बराबर होता है। साबित भी अभी करेंगे, ये तुम्हारे सामने में हो गया। जल्दी बताओ, समझ में आ गया ना आया? समझे बात को? क्लियर है? तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं तुम्हारे सामने में। अच्छा, क्या लिख रहा हूं देखो, यहाँ पे ग्राफ को देख करके सुनो रे बो सुनो। फ्रॉम ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है? मैंने बोला ग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जाम में ये ग्राफ कैसे आया, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बताओ, पहले मैं लिख देता हूं, मैं यहाँ पर से पहले इसको काट देता हूं ताकि तुमको याद रहे, है ना। काट देता हूं, काट दो, ऐसे काट दिया, ऐसे करते बस, खाली इतना मिला देते हैं, इतना ही मिला देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है गाइस, बोलो ना, थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। चलो 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 मितबा इन प्यारी प्यारी बाहों में खो जाए, कभी नींद से जागे कभी सो जाए। आजा, ठीक है। ये दो अलग अलग आई है, ठीक है। चलो, इस केस में ये जो आई है, ये आई है, ये आई है, ये खाली आई लिख दो, ये आई है और ये ई है। इस केस में दोनों आई ई के आपस में बराबर है। ये वाला केस में आई ई के बराबर है। और क्या है, कब बराबर है, समझ आया? अगर समझ गया तो ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहले लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ। क्या लिखा बताओ? फ्रॉम ग्राफ। पहला पॉइंट, पहला बताओ, फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर टू डिफरेंट, है ना, फॉर, मैं लेता हूं एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, डेविएशन इज सेम, बोलो, इज सेम फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। क्या लिखे, गलत लिखे, चलेता। अरे दो अलग अलग इंसिडेंस की वैल्यू के लिए बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, अब सुनो इसमें से आउट ऑफ देम उनमें से आउट ऑफ देम वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंसिडेंस, कोई एक उसमें से क्या होगा, अदर, एंड अदर इज एंगल ऑफ, यही समझना है, कोई भी ले सकते हो एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ किसी को कोई भी ले सकते हो, मतलब कोई एक एंगल ऑफ इमरजेंस होगा और कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, खत्म, ये चीज समझाना है, समझाया। माने कि दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, ग्राफ से ही पता चल रहा है, और उनमें से कोई एक बोलो एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा और कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। कोई दिक्कत समझ आया बात को? और इसके बाद फॉर मिनिमम डेविएशन, जल्दी बोलो, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए ओके, कंडीशन क्या हो गया, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be या must be okay equal to angle of emergence। समझ आया? नहीं समझ आया लग रहा है, यानी कि एंगल आई को ई के बराबर होना पड़ेगा, एंगल आसान होना तो चलेगा, क्लियर हो गया? समझ आया बात को? हाँ, अरे ये समझे बात को, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एक और पॉइंट मैं तुमको इसमें लिखा देता हूं कि वैसे मिनिमम डेविएशन वाला भी कंडीशन पूछा जाएगा, अभी निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये याद रखो कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई के बराबर होता है। हाँ, ये मैंने डायग्राम से ग्राफ से क्लियर कर दिया ये बात, ठीक है? अरे समझिए ये बात को। और एक मैक्सिमम डेविएशन होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? मैं इसको डिलीट करता हूँ ग्राफ को, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होता है। मैक्सिमम डेविएशन के लिए बस तुमको नॉलेज क्लियर रखना है यार, ठीक है? नंबर तीसरा पॉइंट, ओके, फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन के लिए, फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन के लिए डेल्टा की वैल्यू 90, सॉरी एंगल ई की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, और आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? मैक्सिमम डेविएशन तब होगा जब एंगल आई की वैल्यू क्या हो, 90 मतलब समझे? तो इधर से एक चीज समझाता आ जाओ, इधर डायग्राम देखो रे, डायग्राम देखो ना, देखो अगर ये सुनो जितना मुड़ेगा ये उतना जब डेविएशन होगा, डेल्टा उतना ही होगा। तो ये मान लो ये जो रे जो इधर गया, इधर जाकर थोड़ा इधर और आ गया, तो और एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता, ये एंगल और बढ़ता नहीं, और थोड़ा और ये और थोड़ा बढ़ता, तो एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाएगा, ऐसे 90 डिग्री पे चला जाए, छूते हुए ग्रेस करते हुए निकल जाए, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बोलो एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा मैक्सिमम होगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ई की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा है? ये जो है जैसे ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना रे, तो ये लाइट रे ऐसे गया तब ना, ये लाइट रे ऐसे आएगा तो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन और बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू ई की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और बढ़ेगी तो ई की वैल्यू और बढ़ेगी, तो डेविएशन भी बढ़ेगा, ई की वैल्यू और बढ़ेगी तो और डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, और यहां तक अगर लाइट रे ऐसे निकल गया तो ई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री में मैक्सिमम हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 90 जब इमरजेंस की वैल्यू, एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम डेविएशन होगा। उस केस में आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं है। मिनिमम होने के लिए आई के बराबर होना चाहिए, बट मैक्सिमम होने के लिए ई को 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। ओके, तो आई का वैल्यू कुछ होगा, हाँ आई को 90 डिग्री लो तो ई का कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी कर सकते हो। अरे समझ में आया? तो ये कहानी है। तो मैंने तीनों कंडीशन लिख दिया। तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है दिस इज द केस। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जल्दी बताओ ना? ये, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है। ओके, VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? मैं कुछ बात पहले लिख देता हूं, ठीक है? देखो, अगर डेविएशन मिनिमम है, मैं लिख देता हूं डेविएशन, पहले थ्योरी लिखो कुछ, है ना? डेविएशन थ्रू प्रिज्म लिखो पहले, थ्रू प्रिज्म। ओके, प्रिज्म इज मिनिमम, ओके, मिनिमम। देन जब मिनिमम होगा तो कंडीशन क्या होगा? नंबर एक में सुनो अच्छे से, आई ई के बराबर होगा, बताते हैं आई ई के बराबर होगा तो मिनिमम डेविएशन होगा। ओके, दूसरा केस सुनो, अभी प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। नंबर 2 में R1 R2 के बराबर होगा, ये भी प्रूफ करेंगे।
और R1 R2 जो बोले थे R1 प्लस R2 बराबर A/2 होता है, सॉरी A होता है, R1 प्लस R2 A के बराबर, तो इसका मतलब A/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीज आर द टू कंडीशन। ऐसा करो ना, ऐसा ना, अभी ना अभी प्रूफ कर देते हैं, अभी रुको, I इज के बराबर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, I के बराबर कंडीशन प्रूफ कर चुके हो, बना चुके हो, इसको अभी रहने दो, ठीक है। देखो अब हमको सुनो ना, हमको डेल्टा ना चाहिए, तो बताओ डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला का पढ़े हो, I प्लस E माइनस ए ना पढ़े हो, तो हम आई ई का वैल्यू सब कैसे निकालेंगे देखते रहो, ये इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है। अब तुमको पता कैसे लगेगा सर कि मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, यहाँ लिखा भी हुआ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। चलो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार क्यू पर बेसिस रूल लगा देंगे, जो काम करके आए वो बेकार नहीं जाएगा, मैंने बोला ना कि जो तुम बड़का सा एक्सप्रेशन निकाले थे तो काम आएगा उसका, ये बस खाली एक्सप्रेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। तो लिखो, चलो लिखो, यूजिंग फर्स्टली, पहले बताओ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, दूर में लगा देंगे, एक बार क्यू पर, एक बार आर पे, ठीक है। चलो लगाओ क्यू पे, बताओ कल ले आओगे, यहाँ पर क्यू पे एयर से जा रहा है ग्लास में, तो एयर का 1 साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन R1, ये ना, अरे बोलो ना, इसको अभी रहने दो, लिखो अगेन, बोलो अगेन, सारा क्रिया पे हो जाएगा, अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ, ध्यान से देखोगे मैं कर करके दिखा रहा हूं, जबकि बनना हुआ था पहले से, फिर भी दोबारा करके दिखा रहा हूं, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट आर, ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया। सुनो यहां पर आर पे क्या हो रहा है, लाइट जा रही है ग्लास प्रिज्म से एयर में, सुनो लाइट जा रही है ग्लास प्रिज्म से एयर में, तो ग्लास प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा R2 हो जाएगा। चलो लिखो, तो n इंटू साइन R2, ठीक है, बराबर जा रही है हवा में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें, एंगल ऑफ E है, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। सेम चीज आगे इस्तेमाल कर चुके, जो डेरिवेशन कहते वाला, ये वाला दो या सेम किया, सेम, एक बार R पे एक बार U पे, हम सेम किया, नहीं किया सेम, ओके। n को छेड़छाड़ नहीं करना, R2 को भी छेड़छाड़ नहीं करना, और साइन E है ना, E के बदले में क्या लिख सकते हो बताओ, सर बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, तुम सोचो, सर बोले थे कि E जो है कहां गया, I E के बराबर है, तो यहाँ पर साइन E की जगह लिख देंगे, बताओ E की जगह लिख देंगे I, नहीं बोलो ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, साइन I लिख दे, साइन I लिख दे। अब तुम बताओ साइन, ध्यान सुनो इंपॉर्टेंट है, साइन n साइन R2 इक्वल टू साइन, कहां से लिए पहले लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, सिंस E I के इक्वल है, क्यों, मिनिमम डेविएशन के लिए, यहाँ लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन, पहले स्टार्टिंग में ही कर दिया, डेविएशन थ्रू प्रिज्म इज मिनिमम देन I E के इक्वल होगा, तो एकदम कंडीशन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे E को हटा करके I लिख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब तुम बताओ n साइन R2 साइन I के बराबर है, यहाँ पर तुम देखो तो साइन I किस तरह के बराबर, साइन I के बराबर कर दो, इसको एक स्टेप नीचे कर देता हूँ, तुम इसको नीचे रहने दो, यहाँ से साइन I को क्या कर दो, साइन I को 1 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखते रहो, n साइन R1 हो गया, उसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे, चलो आ जाओ, चलो हटाओ इसको, रहने दो, बाद में कर लेंगे, इसका बाद में देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, साइन R1, ओके, साइन I कितना के बराबर है, साइन R1 n साइन R1 साइन I के बराबर है, तो साइन I n साइन R1 के बराबर है, यहां पर देखो साइन I n साइन R2 के बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुना, n साइन R2 को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे ऐसे रहने दो, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, साइन I को लिख दोगे, साइन I के बदले लिख दोगे, साइन I के बदले में यहाँ से, ओके, यहाँ से रखो, इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे, यहाँ से रखेंगे, क्या वैल्यू बताओ तो, n साइन R1, n साइन R1, ठीक है। अब n से n कैंसिल, बताओ साइन R2 बराबर साइन R1, ओके, अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर R1, कैंसिल नहीं करो कि दोनों एंगल से मतलब भी इक्वल हो जाएगा, तो R1 R2 बराबर हो गया। अब इससे समझ में आएगा क्या बात, इंपॉर्टेंट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि जब मिनिमम डेविएशन होगा ना, तो मिनिमम डेविएशन तो I E के बराबर होवे करेगा, और ये जो R1 R2 जो तुम देख रहे हो, ये भी आपस में बराबर होगा, और जब ये आपस में बराबर होगा तो जानते हो एक चीज देखो, मैंने डायग्राम जो बनाया था थोड़ा टेढ़ा बनाया ऐसे करके, ऐसे बनाया था, ऐसे थोड़ा टेढ़ा क्यों बनाया, क्यों बनाया टेढ़ा, मैंने इसके पैरेलल क्यों नहीं बना दिया, सोचने वाली बात है, मैंने इसके पैरेलल क्यों नहीं बनाया, ये पैरेलल तब होगा जब R1 R2 बराबर होगा, ओके। तो याद रखना मिनिमम डेविएशन के केस में I E के बराबर तो होबे करेगा,
और उस केस में R1 R2 के भी बराबर होगा, और उस केस में ये जो BC जो PQ देख रहा हो, PQ सॉरी QR, ये QR है ना, वो BC के क्या हो जाएगा, बेस के पैरेलल हो जाएगा, बेस के। तो मिनिमम डेविएशन में तीन बात होती है। मिनिमम डेविएशन में पहला बात होती है क्या, पहला बात सर कि I E के बराबर होता है, दूसरा बात कि R1 R2 के बराबर हो जाता है, और तीसरा बात कि जो तुम जो लाइन बनाओगे, ये बीच में जो रिफ्रैक्टेड रे बनाओगे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर, वो बेस के पैरेलल हो जाएगा, बेस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम का ध्यान रखा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो बराबर हो गया। मैं क्या कहता हूं कि इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं R, क्या मान लेता हूं, मान लेता हूं R, लेट कर लेना, लेट मानो, लेट। वैसे जब बीच में मानते हैं ना तो उसको से कहते हैं, से माना, माने को से भी कह सकते हैं, ठीक है। R मान लिया। अब तुम बताओ रिजल्ट क्या पढ़े थे, सिंस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पढ़े थे ना, पढ़े थे, बताओ। तो A इज इक्वल टू, सुनो R प्लस R क्या होगा, जल्दी बताओ, 2R इज इक्वल टू A, तो A का वैल्यू हो गया तुम्हारा, R का वैल्यू हो गया A/2। ऑब्वियसली जब दोनों बराबर है, सुनो, जब ये दोनों बराबर है, सुन रहे हो, ये दोनों बराबर है, बोले दोनों जोड़ के 1 के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है यानी कि 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 का आधा ही ना होगा, R1 A/2 का आधा, एक आधा होगा, R2 भी एक आधा होगा। तो जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो R1 भी एक आधा होगा, R2 भी एक आधा होगा, दोनों बराबर होगा उसके इसमें, R1 R2, ठीक है। अरे क्लियर है नो। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, E इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये पढ़े हो ना। तो डेल्टा मिनिमम होने के लिए बताओ, डेल्टा मिनिमम होने के लिए, ठीक है, I E के बराबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस I को I रहने देता हूँ, इस E को I लिख रहा हूँ, क्यों, I E के बराबर है मिनिमम डेविएशन पे, I E के बराबर है, तो यहाँ मिनिमम ई फॉर्मूला लगाया, और यहाँ डेल्टा मिनिमम। सुनो, अब यहाँ से मुझे A को क्या करना है, तो A को उठा ला, A को इधर ले आओ, A को इधर लाओगे तो I क्या हो गया, 2I माइनस डेल्टा मिनिमम, दो, यही पर तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, आप देखते रहो खाली, ओके। निकल गया, यहाँ से I को अकेला करो, सॉरी I को अकेला करो, I को देखो, डेल्टा मिनिमम है ना, तो रुक जा पहले, I 2I, मैं उसको सीधा लिख रहा हूँ, 2I माइनस A बराबर डेल्टा मिनिमम, ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू E के बराबर, या E की वैल्यू I के बराबर, E की जगह I रख दिया मैंने, है ना। चलो यहां से I को क्या करना है, A को उठा कर ले जाओ, A प्लस डेल्टा मिनिमम, ओके। अब यहां से I को अकेला कर तो क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा को अच्छा से लिखना, नहीं हो रहा है तो तुम अपना आराम से D लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। यही तो चीज था, प्रूफ करना था, हो गया। अब यहां पर से काम करेंगे, ये क्वेश्चन 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गौर किया क्या क्या मैंने तुमको, मिनिमम जो फॉर्मूला रिजल्ट जो पढ़े थे, वो रिजल्ट, उस रिजल्ट का इस्तेमाल किया, कितना बड़ा रिजल्ट का इस्तेमाल हो रहा होगा, देख रहे हो, पूरा बड़ा बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब प्रूफ हो गया तुम्हारा काम, जो काम करना था मुझे प्रूफ करना था, वो हो गया। लो, मैं आराम से चीजों को तुमको समझा रहा हूँ ताकि चीजें आराम से समझ में आ जाए, हड़बड़ा के कोई चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलो हो गया, प्रूफ हो गया। लो, तो अब I की वैल्यू निकाल चुके हैं और R की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, पुट कर देना, हो गया, प्रूफ हो गया। ये वाला, ये फ्रॉम 1 से यहाँ से इस्तेमाल कर लिए थे, ये वाला पहला वाला इक्वेशन, ये वाला n sin I बराबर n sin R1, ओके। sin R1 की जगह R रख दिया, और R का वैल्यू A/2 ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ हो गया। लो लास्ट में बस हो गया, हेंस n इक्वल टू देखो क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ मैं लाइन पढ़ देता हूँ, पहले लाइन पढ़ देता हूँ ताकि तुमको पूरा स्टेप में पूरा अच्छे से लिख दूँ, ओके। लिख दिया है ना, पूरा लाइन को एकदम अच्छा से ऊपर लिख दे, लो बराबर बीच में होना चाहिए, ओके। चलो अब लिखो साइन, ओके, क्या था I ना, I का वैल्यू निकाल चुका, करना होता A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, डेल्टा मिनिमम बाय 2, ठीक है। बाय R है ना, तो R की जगह लिखेंगे A/2, अरे समझे, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये प्रूफ करना था। 5 मार्क्स में आएगा, तुमको क्या करना है, डायग्राम बनाना, ये रिजल्ट पूछा हुआ है, ओके। देखो यहां से बनाना स्टार्ट करोगे, पूरा उतारते जाओगे, यहां से पूरा उतारते जाओगे, यहां तक हो गया। दो बार स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल होगा, तो मैंने पहली बार साइन इस पे क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो वहां पे एक रिश्ता आ गया, sin I इक्वल टू n sin R1, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम में काम नहीं चलेगा, तो कैसे तुम समझोगे कौन कहां पर ले रहा है, ठीक है। अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ एट R, तो वहां पे n sin R2 sin I के बराबर, sin E के बराबर, sin E की वैल्यू I के बराबर, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने रख दिया, यहाँ से R1 R2 के बराबर आ गया, मैंने उसको R मान लिया, तो यहाँ पर वैल्यू फिर इस रिलेशन का दो रिश्ता जो प्रूफ किया था स्टार्टिंग में, A इक्वल टू R1 प्लस R2 और E वाला रिश्ता, दोनों रिश्ता बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 R मान लिया, तो R
टू आर, तो आर का वैल्यू a/2 आ गया। अब आराम से यहाँ पर डेल्टा निकाल दिए, यहाँ से हम आई निकाल दिए, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा के, यही फॉर्मूला जो मिनिमम डेविएशन के बीच में रिश्ता है। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा मिनिमम होने के लिए आई का वैल्यू ई के बराबर होता है, तो आई टू आई हो गया, आई का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब वैल्यू यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो 1 था, साइन आई बराबर एन साइन आर1, R1 की जगह रख दिया और यहाँ से n को अकेला करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। तो दिस इज द n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, ओके, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए हो गया तुमको एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मिनिमम डेविएशन है, और ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, बस ये रिश्ता है। चलो n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन ए बाई 2 हो गया, ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। n को ऐसे दो और ये साइन को हटा दो, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही लिख देंगे, तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, अब भाई डिवाइड में बताओ a/2, ये ऊपर वाला में से 2 काट दें, नीचे डिवाइड में कट जाएगा, तो n इक्वल टू आएगा, तुम बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई a, क्रॉस गुना करो, क्रॉस यहाँ से डेल्टा मिनिमम को अकेला करना निकालना है, na सही गलत जल्दी बताओ, और डेल्टा मिनिमम को यहाँ से अकेला कर लो, na माइनस a बराबर डेल्टा, कुछ कॉमन देखो तो, कॉमन देखो तो, ठीक है। ठीक है गाइस, कॉमन ए है, हाँ, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू का आ गया, बताओ ए कॉमन ले ले, तो ए कॉमन ले तो क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस 1 इंटू ए, सो दिस इज द रिजल्ट। के लिए ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ, थिन प्रिज्म, कौन प्रिज्म बताओ, तीन प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम जो है वो फॉर्मूला होता है n माइनस ए इंटू, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब प्रिज्म तुम्हारा पतला हो, बहुत पतला हो, ठीक है। सुनने बॉय, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट का मीनिंग समझो क्या होता है, रिजल्ट का मीनिंग समझो। देखो डेल्टा, देखो गौर से, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स हो गया एक बार, पतला थिन प्रिज्म में तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका डेविएशन उतना ज्यादा होगा। अब यही तुम्हारा शुरुआत है जहां से तुम डिस्पर्जन पढ़ोगे कि दो रिफ्रैक्टिव, देखो यहाँ से फॉर्मूला सब समझ आ रहा है तुमको, ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है रिश्ता कई बार सीधे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ऑप्शन दे देगा 1 माइनस n, a-1 ऐसा करके दे देगा। देख लो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, a है तुमको एंगल प्रिज्म एंगल, यानी कि प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और डेल्टा डेविएशन हो गया। अब जितना ज्यादा ये a तो फिक्स हो गया है, जितना ज्यादा किसी कलर ऑफ लाइट का n जितना ज्यादा होगा उसका डेल्टा उतना ज्यादा होगा। अब तुम सोचो विबज्योर में, तुमको याद करो, विबज्योर में याद है, विबज्योर या विबग्योर बोलो, विबग्योर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विबग्योर में ना, विबग्योर में तुमको जानते हो कि वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है। सुनो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुना, वेवलेंथ भी बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। वेवलेंथ इसका वायलेट का मिनिमम होता है, और जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, सुनो अच्छे से, यहाँ पर अलग से कर देता हूँ, एक होता है कुची रिलेशन, कौन रिलेशन बताओ, कुची रिलेशन, ओके, या कॉशी रिलेशन भी बोलते हैं इसको, कॉशी रिलेशन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, ध्यान सुनो, इसमें तुमको एकदम बढ़िया समझाता हूँ, थोड़ा सा अभी एक ही चीज क्लियर कर दूंगा, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा उधर कर देता हूँ, ओके, कोना में ये थिन प्रिज्म है, ठीक है। एक होता है कॉशी रिलेशन कि ये सुनो n इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ, रिश्ता क्या कहलाता है, देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दो रिश्ता है लेमडा और n के बीच में, ध्यान से देखो, लेमडा जितना कम होगा n उतना ज्यादा होगा, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n हो गया, लेमडा होगा तुम्हारा वेवलेंथ, जिस कलर ऑफ लाइट का, देखो जिस कलर के लिए लेमडा का जितना कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तुम बताओ, तुम विबग्योर में तुम देख पा रहे हो, विबग्योर में तुम अगर देखोगे तो रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम। सुनो, इसका वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन है, ये सीधे इस रिलेशन का इतना ही मतलब याद रखना कि जिसका वेवलेंथ जितना कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, ओके, याद रखना 400 से 750 नैनोमीटर विजुअल लाइट का, तो वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम उसका डेविएशन उतना कम, यानी कि इसका डेविएशन भी कम, डेविएशन उतना कम होगा, डेविएशन भी मिनिमम हो जाएगा, ओके, और इसका डेविएशन भी मैक्सिमम, डेविएशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझो बात को, मैं जो बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब क्रिटिकल एंगल भी बताया हुआ तुमको, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है, ओके, तो क्रिटिकल एंगल का भी कंसेप्ट बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जब तुम देखते हो कि प्रिज्म से साथ, जब तुम प्रिज्म से पास करते हो व्हाइट लाइट को, याद है
तो व्हाइट लाइट जब गुजरता है तो उसमें रेड लाइट कम डेविएशन होता है, फिर उसके बाद इस करके वायलेट सबसे कम, वायलेट सबसे ज्यादा, वायलेट सबसे ज्यादा, तो नीचे वायलेट होता है, ऊपर रेड होता है, पता ही नहीं है। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो वायलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन भी सबसे, इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से समझे, ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि डेविएशन वायलेट का ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है विबग्योर में, ठीक है। और रेड का डेविएशन कम क्यों हुआ, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे कम है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए डेविएशन भी सबसे कम है, क्योंकि ये रिश्ता एक कहलाता है, ये रिश्ता से रिलेटेड एक हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेविएशन ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन कम। ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, बता रहा हूं मैं तुमको, ये आगे तुमको पूरा क्लियर करेगा ये, ठीक है। ठीक है, अब तुमको दिखाता हूं, आ जाओ। ये देखो, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, ये ना तुम क्लास में पढ़ते हैं, रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, अब वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वायलेट, अगर ये तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, बोल दिया, इसमें बहुत सारा वेवलेंथ है, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर का लाइट तो है नहीं, तो ये जैसे प्रिज्म से पास 7 रंग में बढ़ जाएगा, इस घटना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वन विक्षेपण, सुनिए तो क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो वायलेट लाइट का, बैगनी का सबसे ज्यादा क्यों डेविएशन हुआ, क्योंकि बैगनी कलर का यानी वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। समझे बात मैंने क्या बोला? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये रिश्ता कहलाता है कि लेम्डा और एन के बीच में इनवर्सल रिलेशन होता है, इसको कॉची रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एन और लेम्डा, जिसका लेम्डा कम उसका एन ज्यादा, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। सो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता बता दिया, इसको लिख लो। अब आगे हम लोग बात करें, कहां से कहां तक आज पढ़ा है बता तो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले आज दो 10 स्लाइड पढ़ाने में कितना टाइम लिया। प्रिज्म क्या होता है बता दिया, प्रिज्म में 5 फेस होता है, ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर फेस होता है, 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है, ठीक है। ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ठीक है। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करवाना है तो मैंने यहाँ टर्मिनोलॉजी सब सिखा दिया, लिख दिया सारा बात, ओके। कौन कौन चीज, ये 2 रिश्ता है, 2 रिलेशन है कि A = R1, यहाँ गलत, ये रिश्ता गलत लिखा हुआ है, पूछो क्यों लिखा हुआ गलत, ओके। I + E - A, ये आगे हम लोग प्रूफ कर दिया ना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये डेविएशन मैंने तुमको बता दिया कि 2 रिश्ता है, ये वाला, यहाँ भी रिश्ता गलत हो गया, यहाँ प्रूफ सही क्यों है, ठीक है, ये प्रूफ सही है, I + E - A, हाँ, इसलिए कौन है, फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये एग्जाम में अलग से शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ओके। फिर ये मैंने तुमको एक जानकारी दिया कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो I के, ओके, बोलो, I का फंक्शन होता है, बता दिया। और उसके बाद बोला कि कौन कौन डिपेंड करता है, ओके, कहाँ गया, कौन कौन डेविएशन बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। और डेविएशन होने के टाइम पे जब भी एंगल मिनिमम डेविएशन की बात होगी तो उस केस में एंगल I एंगल E के इक्वल होगा। दूसरा बताओ, एक और बात बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बता ही दो कि इस केस में जो होगा, इस वाला केस में R1 R2 के बराबर हो जाएगा, जो कि A/2 हो जाएगा, बोले थे यही मिनिमम डेविएशन के केस में, ठीक है। कि 3 बात बताए थे हम तुमको, ओके। इसको हटाओ, मैं तुमको अच्छा से लिख देता हूँ, ये पे बताओ कौन कौन केस बताओ तो पहले। I E के बराबर होगा, ये तो फिक्स है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि I E के पहला बात। उसके बाद R1 R2 के बराबर हो जाए, जो कि A/2 हो जाएगा मिनिमम डेविएशन के केस में, है ना। उसके बाद ये भी बता दीजिए कि जो QR जो था, QR इंसिडेंट रे, ओके, पैरेलल हो जाएगा, QR बेस के प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो, ठीक है। तीनों बातें यहाँ पर लिख दिया मैंने, जो डायग्राम तो बनाया ना, ये वाला डायग्राम देखो, ओके, या है ना। ये जो QR जो देख रहे हो BC के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा कब, जब R1 R2 के बराबर होगा, जब मिनिमम डेविएशन की बात होगी, ठीक है। तो मैंने सारी बातें समझा दिया है, ये भी हो गया, ये भी लिखा दिया, ओके। इसका ये भी समझा दिया सारी बातें, ये भी हो गया, ये डेरिवेशन भी बता दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है, ओके। यहां तक तुमको एग्जाम में करना है, और उसके बाद जो तुमको ये मतलब थिन प्रिज्म के लिए कहानी बता दिया पूरा कंप्लीट, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया, अगले क्लास में अब इसको बढ़ाएंगे, ठीक है।